नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले देश में सीएए। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी। हालांकि यह अब तक लागू नहीं हो पाया है। सीएए को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ हैं। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। वहां तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। अब जब लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब आ चुका है, तो देश के गृह मंत्री ने चुनाव से पहले देश में भारतीय नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का ऐलान कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर फिर एक बार बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने जा रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। अमित शाह ने कहा कि यह भी कांग्रेस का वादा है। शाह ने कहा, जब देश का विभाजन हुआ और वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता था, उस दौरान वह सभी भारत में भागकर आना चाहते थे। तब कांग्रेस ने कहा था कि आप यहां आइए, आपको यहां नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। गृह मंत्री ने अपने बयान में साफ किया कि मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए को पारित होना और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद देश में विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनाव विकास के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में। उन्होंने कहा, यह चुनाव इंडिया बनाम एनडीए के बारे में नहीं है। यह भ्रष्ट शासन बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के बारे में है। यह चुनाव उन लोगों के बारे में है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित करना चाहते हैं। ये उनके बारे में है जो विदेश नीति के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में डालते हैं। भले ही देश के गृह मंत्री चुनाव को भ्रष्ट शासन बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जंग की बात कह रहे हों, लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री ने देश में चुनाव से पहले सीएए लागू होने की बात कहकर देश में नया चुनावी माहौल तैयार कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भारत में जब जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कई अहम मुद्दे और नए तरीके से पुराने मुद्दों को लाकर भी चुनाव लड़ा जाता है। यह पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पर बैक टू बैक रूलिंग पार्टी अपने हर उस मैनिफेस्टो पर बात कर रही है जो उसने ऐलान किया था, चाहे वो सीएए हो, राम मंदिर हो या फिर अन्य मुद्दे। इससे हल क्या होना है, कितने लोगों को इसका फायदा मिलना है, क्या सीए एनआरसी या सीए की बात अभी चल रही है, तो सीए की क्या बिल्कुल सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई है? क्या 5 साल पहले विरोध से सरकार ने कुछ सबक लिया है? क्या उनकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई? इस सब पे जानेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। मौलाना अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अकील जी। जफर नकवी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और सदफ जफर जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, और सीए को एनआरसी के उस जो आंदोलन कहा जा रहा था उसमें बहुत ही प्रखर रूप से उन्होंने अपनी बात को रखा था। तो सबसे पहले सदफ जी मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आपने बड़े करीब से देखा है वो 2019 का वो समय। क्या लगता है, इस बार तो उन्होंने साफ कहा कि हम किसी की नागरिकता छीनने नहीं वाले हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं हम उनको नागरिकता देंगे। ऐसा है कि हमारा कहना है कि नागरिकता जिनके पास है उनको कौन सा तुमने रोजगार दे दिया, कौन सा उनको मकान दे दिया, कौन सा उनको इज्जत की जिंदगी दे दी है। यहाँ पे जो 69,000 जो हमारे रास्ते पे बैठे हुए हमारे शिक्षक है उनको आपने रोजगार दे दिया है। स्ट्रेचर नहीं मिलता है, गोदियों में लोग लेके अपने परिजनों को लेके जा रहे हैं अस्पताल, लाशों को जो है वो ठेले पे रख के ले जा रहे हैं। शिक्षा खत्म, सरकारी जो है सस्ती गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा थी वो खत्म। अरे जो आपके पास है उनको तो कम से कम आप दे दें। जब आप रोजगार देने में, शिक्षा देने में, बेहतर चिकित्सा देने में फेल हो रहे हैं, कोविड में जिन लोगों की जाने गई उनके पास तो कागज थे, वो तो नागरिक थे देश के हैं। तो सीधी सी बात यह है कि भाई जिन लोगों को आप बेसिक चीजें देने में नाकाम हैं, अब उसके बाद अभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, आप बात कर रहे हैं हम सीएनआरसी ले आएंगे। अरे भाई ये सब चीजें तो लाते रहिएगा, आप आइए सरकार में दोबारा, लेकिन सरकार में कब आइएगा? जब आप लोगों को रोजगार दीजिएगा, शिक्षा दीजिएगा, जब लोगों को आप चिकित्सा दीजिएगा, तब ना वोट मिलेगा है। इस तरह के शोषे छोड़ के तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सदफ सिंह, बिल्कुल आपने बात सही की कि शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, लेकिन सीएए को लेकर जो भ्रम था मुझे लगता है कि उस बयान के बाद गृह मंत्री के वो टूटा है लोगों का, जिसमें लोगों को डर था कि एक तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था कि नागरिकता छीनी जाएगी। गृह मंत्री साहब की तो बात का कोई एतबार नहीं है, ठीक है। हमारा कहना यह है कि आपको बहुत दर्द है, चलिए पाकिस्तान में उत्पीड़न का, बांग्लादेश में उत्पीड़न का, अफगानिस्तान में उत्पीड़न का, श्रीलंका से आए जो तमिल जो है रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं उनके लिए क्यों दर्द नहीं है भाई? उन्होंने क्या बुरा किया है आपका? बेसिक बात यह है कि इनकी मंशा में है खोट है, और ये करने वाले कुछ नहीं है, ये शोषे हवा में छोड़ेंगे, फिर बाद में कह देंगे जैसे 15 लाख खाते में आने वाला जुमला था, वैसे ही 2 करोड़ नौकरियां देना जुमला था, वैसे ये भी जुमला था। इनको बेसिकली किसी तरीके से सत्ता में आना है। अरे वो मणिपुर में जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो महिलाएं क्या भारत की नागरिक नहीं थी? वो कहाँ की थी? है ब्रिजभूषण ने जिनके साथ बलात्कार किया, वो यौन शोषण किया, वो महिलाएं क्या भारतीय नहीं है? उनके पास क्या नागरिकता नहीं है? अरे मुद्दों पे बात करिए भाई, हैं? इस तरह के हवा में जो बबूले छोड़ते हैं अमित शाह, इससे कुछ हासिल थोड़ी होने वाला है। बिल्कुल जफर नकवी जी, ये बुलबुले छोड़ने का आरोप, ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, जो मूल काम है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। चुनाव पास है तो सीए दिख रहा है आपको। सेकंड में बीच में बोलूंगी जफर भाई, 1 मिनट नकवी भाई, क्या आपके पास कागज है भाई? आपके वालिदैन की शादी का सर्टिफिकेट है? आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? इस तरह के बेवकूफ शोषे हवा में छोड़ना कि कागज दिखाओ। अरे हमारे पास तो, मेरी फैमिली में 5 ताम्र पत्र है। हमारा कागज दिखाना ही, ये मांग करना कि कागज दिखाओ, यही ह्यूमिलिएटिंग है। आपसे कल पूछा जाए कि अपने कागज दिखाइए, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी? आपके जद्दों की यहाँ पे हड्डियां गड़ी हुई हैं। जफर जी जवाब, सदफ जी जवाब ले लेते हैं ना हम एक बार जफर जी से। जफर जी, मेरी प्यारी बहन सदफ हमेशा से सोशल एक्टिविटीज के तौर पे बहुत अच्छा काम करती हैं और हमेशा सामाजिक मुद्दों पे हमेशा उनका सुना, मैंने उनको काफी बार सुना भी है और पर्सनली भी उनके साथ इंटरेक्शन है, तो मैं हर सवाल के जवाब बहुत आसानी दे सकता हूँ। बहन सबसे पहले अभी बात हो रही है सीएए की, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने एकदम स्पष्ट संदेश दे दिया है कि माइनॉरिटी को किसी तरह से उत्तेजित मत कीजिए। ये आप लोगों के लिए निवेदन भी है, लेकिन निवेदन को आप लोग को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि राजनीति ही चल रही है इसी डिस्प्यूट पे कि हाउ टू फाइट बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। तो इस फाइट के मुद्दे से बाहर आइए। और रही बात कागजात की, तो आपके पास वो कागजात मौजूद होंगे और अन्य हिंदुस्तान के मुसलमान और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सबके पास कागजात मौजूद है कि वो इस देश के नागरिक, उनको इस देश से कहीं नहीं निकाला जा रहा है। जो सीए का है, तो दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी आए हैं, अगर वो पल तो यहीं रहे ना,
खा तो यहीं का रहे हैं ना कहीं हमारे ही किसी ना किसी पार्ट ऑफ टैक्सेस से उनको कहीं ना कहीं उनका पालन पोषण किया जा रहा है। तो यकीन अगर उनको हम सिटीजनशिप दे भी देते हैं तो उससे देश में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्तिगत हानि नहीं होने वाली है। और रही बात जो एक डिस्प्यूट लगातार फैलाया जा रहा है, एक मिथ्या फैलाई जाती है कि आने वाले वक्त में मुसलमानों का के साथ जो है कुठाराघात हो सकता है, तो मुसलमान इसी देश का नागरिक है, उसको किसी का बाप भी यहां से नहीं हिला सकता। इससे आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके आप बाबा अजदाद की अगर यहाँ हड्डियां इसी जमीन में जो है नस्ब है, तो हमारी भी आबा अजदाद की मिट्टियां इसी जमीन में नस्ब है। आप कांग्रेस से हो सकती है, मैं भारतीय जनता पार्टी से हो सकता हूं, कोई अन्य व्यक्ति किसी और पार्टी से हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान हम सबका है। ये गंगी जमनी तहजीब की बेहतरीन विरासत है। ना यहाँ से कहीं हिंदू जा रहा है ना मुसलमान जा रहा है, और जिनको नागरिकता मिल रही है वो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स पे पहले से ही पल रहे हैं, क्योंकि आज नहीं कल वो कहीं ना कहीं शरणार्थी हमारे देश में है। तो अगर हम उनको सिटीजनशिप दे देते हैं तो देश पे कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह से 145 करोड़ की आबादी 1 करोड़ हो जाएगी, 146 करोड़ हो जाएगा। हिंदुस्तान का पालन पोषण जैसे चल रहा है, सकुशल पालन पोषण भी होगा, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और किसी प्रकार की इस प्रकार की मैं आपसे, देखिए मैं आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल वे में, जब से भी मेरी आपकी मुलाकात हुई है रिस्पेक्टेड मैनर्स में हुई, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविटीज के तौर पर मैंने हमेशा आपको देखा है। आपके जज्बे को भी सलाम। मैं चैनल पे भाजपा को कि आपको सलाम करूं आपके जज्बे को, तो यकीनन आप जमीनी मुद्दे उठाते, लेकिन ये मुद्दा देश में हिंदू मुसलमान की विध्वंसकारी सोचों का नहीं है। जो लोग देश में कहीं से आके बस गए शरणार्थी, अगर उनको हम दे भी देते हैं तो मेरी बहन किसी का कुछ नहीं चला जाएगा। ये हिंदुस्तान वासुदेव कुटुंबकम की तारीख पे चलने वाला मुल्क है, हमने सबको समाहित किया है। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, इसमें किसी तरह का कोई वाद विवाद ना है। ये ज्यादा बेहतर होगा हमारे मुल्क के लिए और मुल्क के उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुल्क में रहते हैं, बड़े अमन और चैन से रहते हैं। सदफ जी, क्या दिक्कत आ रही? इतनी बातें तो बता दी जफर भाई ने कि देखिए, मेरा कहना यह है कि जिनके पास नागरिकता है वो कौन सा राज कर रहे हैं। रोजगार है नहीं, चिकित्सा है नहीं, शिक्षा है नहीं, हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। 10 साल में ये बताएं, एक वो बनाया था G20 में पालिका बाजार में, वो वहां पे उसका हशर देख लीजिए, वो टनल का कई हजार करोड़ का था। भ्रष्टाचार पीक पे है। ये वही बात मैं फिर कहती हूँ कि इनको करना कराना है जीरो। विकास इनके लिए बिल्कुल एक जुमला है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक जुमला है, इनके लिए महिला सुरक्षा जैसे एक जुमला है। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है, सही मुद्दों पे बात नहीं करनी है तो ले आए भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर लो, भाई CNRC पे बात कर लो, भाई अरे काम की बात करिए। आप अपने रिपोर्ट कार्ड पे बात करिए, हमसे ना मांगिए रिपोर्ट कार्ड, हम नहीं देते आपको ब्लैक लेटर और वो श्वेत पत्र। आप हमको बताइए भाई कि आपने कितने फैक्ट्रियां खोल दिए, कितने एम्स खोल दिए। सड़कें उत्तर प्रदेश की हैं वो पड़तों दर पड़तों हाथ से उखड़ी चली आ रही हैं, जो जितने इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाए हैं वो धसे चले जा रहे हैं, हर चीज गारत में चली जा रही है। बात कर रहे हैं CNRC की, अरे जो ऑलरेडी मुंह में निवाला है वो तो चबा के निकल जाओ पहले, फिर नया निवाला मुंह में डालो। इतना ज्यादा मुंह में भर लेंगे तो फिर तय होने लगेगी, उल्टियां होने लगेंगी, हजम नहीं कर पाएंगे। उतना लीजिए जितना आप हजम कर पाए। वो जो 59,000 बैठे हुए हैं, 69,000 हमारे शिक्षक, वो कौन सी नागरिकता लेके आए हैं? उनके पास बांग्लादेश की नागरिकता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की? आप उनको दे पाए शिक्षा? बातें बड़ी बड़ी करवा लो। देखो सदफ जी, यहाँ आपको रोकूंगा। अकील खान है मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकील भाई, CA को लेकर बयान आता है गृह मंत्री का कि लागू किया जाएगा, उस पर उन्होंने एक चीज और कोट करी कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी की नागरिकता छीनेगी नहीं। आपका क्या पॉइंट है इस पर? देखिए, सबसे पहले जो मौलाना आप लिखे हैं, मौलाना ने उसमें मुस्लिम स्कॉलर लिख दिया मोहम्मद अकील खान जी। मैं माफी चाहता हूं, मैं इसको सही हटा करके करके मोहम्मद अकील खान कर दिए मुस्लिम स्कॉलर जी। मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन मेरा चलता है, मैं उसका प्रदेश का सदर हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब 2018 में ये CNRC का बिल लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद में प्रदेश के अंदर कई प्रदेशों में तरह तरह की अफवाहें और तमाम तरह की आगजनी और तोड़ फोड़, दंगे फसाद बवाल, जिसमें एक कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ टारगेट किया गया,
उसमें हजारों की तादाद में आपके लखनऊ शहर से भी लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई वो लोग जेल गए, और बिना कोई जांच किए, बिना कोई पड़ताल किए, बिना कोई किसी एजेंसी द्वारा जांच किए हुए पुलिस प्रशासन के लोगों ने सिर्फ जुमलेबाजी करके और तमाम निर्दोष मुसलमानों को भी उसमें फंसाने का काम किया गया। और जब पूरा देश और प्रदेश, तब अमित शाह जी आए निकल करके कि इस सीए और एनआरसी से हमारे देश भारतवर्ष के किसी भी समुदाय को या मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप कोई कानून बनाते हैं तो पहले सोच विचार करना चाहिए कि इससे क्या किसका लाभ होगा। आप बात करते हैं बांग्लादेश की, बात करते हैं अफगानिस्तान की, बात करते हैं अन्य देशों की। हमारे देश में आज 145 करोड़ की लगभग जनसंख्या है। हमारे देश के नागरिकों को न सुरक्षित है महसूस कर रहे हैं, न इनके लिए शिक्षा है, न इनके लिए स्वास्थ्य है। तो कम से कम अपने देश के नागरिकों, जिनसे आप वोट की राजनीति करते हैं, वोट की सियासत करते हैं, सबसे पहले तो आप इनके विषय में सोचिए। हर जगह पे आपका मसला आता है, तमाम मुसलमानों के साथ में मॉब लिंचिंग की जाती है, जय श्री राम का नारा लगा करके मुसलमानों के साथ में कत्लेआम किया जाता है, कहीं गाय के नाम पर, कहीं किसी दूसरे चीज के नाम पर। तो आप कम से कम, हम भी आपके दूसरे दर्जे के लोग हैं, लेकिन जितना हिंदुस्तान इनका है उतना हमारा है। बिल्कुल अकील जी, हिंदुस्तान सबका है और ये पूरा गुलिस्तान जिसे कहा जाता है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में मैं जफर भाई से इस पे जवाब ले लेता हूं। अकील जी, जफर भाई, मेरा भी एक सवाल है कि जैसे जिस तरीके से सीए को लेकर बहुत अच्छी तरीके से बात रखी है कार्यक्रम में गृह मंत्री जी ने, मुझे लगता है कि एक लौता चुनाव मैंने अपनी उम्र भर में देखा बिहार का, जिसमें तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता के रूप में जब वो आए और वो रैलियों में कह रहे थे कि इस देश में क्या खाने पर, पानी पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर कभी बात नहीं होगी क्या। पूरा बिहार का चुनाव वो लड़े, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वो बिहार में आए। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार फिर से आपके गठबंधन में शामिल हो गए, सरकार फिर से चेंज हो गई। सीए से मुझे लगता है ये सब तो चीजें तो क्यू में थी ही सरकार की कि हमें करनी है। अगर इसके अलावा हम थोड़ी बात अन्य जगह की कर लेते, हम कहते कि नहीं, हम कहीं पर एम्स बना रहे हैं, कहीं पर कोई 2-4 आईआईटी किसी राज्य में 2 बना दें, 1 बना दें, हम जरा रोजगार दे दें। कई समस्याएं हैं, क्योंकि रोजगार के लिए सबको ही कहता है। 69,000 शिक्षक आज से नहीं बैठे, कई समय से बैठे हैं, उनको लेकर भी चल रहा है, मंथन चल रहा है, लेकिन उस तरीके से उनको कोई रिस्पांस सही नहीं मिल रहा। यही आरोप तो अखिलेश यादव पे लगते थे, यही आरोप तो कांग्रेस पे लगते थे, केंद्र में कांग्रेस पे लगे, अगर राज्य की बात आए तो यहां पर सपा पे लगते थे। लेकिन वो सारी चीजें हो रही हैं आपके राज्य में और राम राज्य कहा जा रहा है। तो राम राज्य की कल्पना क्या है आपके हिसाब से, आप बता दीजिए। बीइंग एन एंकर, जिस तरह से आपने बातों का स्पष्टीकरण किया, ठीक वैसे गुल्ला करने से चीजें तो नहीं हल हो सकती। या फिर सदन को जाके वहां पे सदन पे जाके रोक लगा लेना और हल्ला गुल्ला कर ताकि सदन की कार्रवाइयां ना हो। पहली बार नहीं हुआ था भाई, जफर भाई, पहली बार नहीं हुआ। हल्ला गुल्ला कई बार होता है और हल्ला गुल्ला एक तरीके का, मुझे लगता है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है सदन में। जब सदन में 2 लोग अगर बात नहीं करेंगे, 20 सदन में मायावती ने अगर इस्तीफा दे दिया था तो उनको लोग मनाने गए थे, लेकिन वो नहीं मानी। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था। तो सदन में तो हल्ला गुल्ला होगा तभी सदन पता चलेगा ना, एक तरफा सुन के क्या ही मतलब है। तो सदन में तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए, किसी को रोक देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये देखिए, हल तभी निकलेगा जब आपस में बैठ के सामंजस्य किसी तथ्य पे बनाया जाए। लेकिन सामंजस्य बनने के बजाय क्या होता है कि हमने पुराने में क्या किया या उन्होंने पुराने में क्या किया, हम इसी डिस्प्यूट में अभी भी फंसे हुए हैं। हम उज्जवल भारत की ओर नहीं देख पा रहे। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मंशा है कि जो पुरानी सरकारों में क्या घटक दल कर गए और क्या मौजूदा सरकार में अगर कोई कमियां रह जाती तो यकीनन हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन कमियों को दूर करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम उस पर डिस्प्यूट इस लेवल तक कर लेते हैं कि जनता उस डिस्प्यूट का कुछ अलग मायने लेकर समाज में विद्वेष भावना को हम जागृत करते हैं, जिससे समाज विशेष या वर्ग विशेष में किसी प्रकार की ऐसी असामाजिक तथ्य, असामाजिक सोच आती है, जिससे कि समाज में जो जिस चीज पे हमको काम करना था, जिन मिशन पे हमको काम करना था, उन मिशन से हटके हम किसी अन्य मिशन की ओर जाने लगते हैं। तो हाँ, यकीनन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे अभी काम करना बाकी है।
और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नेशनल मीडिया पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अभी वाकई में बहुत कोशिशें करना बाकी है। हमको देश को आगे ले जाना है, हमको देश को सबको साथ में लेकर चलना है। सिर्फ एक वर्ग विशेष या जाति विशेष को लेकर न किसी देश का विकास किया जा सकता है, न किसी समाज का विकास किया जा सकता है। हमारी नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास की है। लेकिन हाँ, हमसे कुछ समाज अछूता है, जिसको हमको और आपको मिलकर ही उनको समाहित करना है, ताकि हम देश विकास की बात कर सके, देश के कल्याण की बात कर सके, और आने वाले समय में विश्व गुरु जिस भारत को कहा जाता था, सोने की चिड़िया जिस भारत को कहा जाता था, हम उस पटल पे काम करने के लिए आगे बढ़े, अग्रसित होंगे, तभी ये यकीनी तौर पे हम इस पे अमल कर पाएंगे। सिर्फ लफाजी करने से या हम में क्या कमी थी, तुम में क्या कमी थी, ये करने से अगर देश का विकास हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई विकास करना पॉसिबल है। सदफ जी, आप कुछ कहना चाह रही है? जी, जफर भाई हमारे बहुत ही ज़हीन प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आज एक बाप बेटी ज्वेलर हैं, उनका गला रेत कर हत्या कर दी गई। वो सबका साथ सबका विकास में वो शामिल नहीं थे। हाथरस की जो रेप पीड़िता थी, जिसको रात के अंधेरे में डाल के पेट्रोल जला दिया गया, वो सबका विकास का हिस्सा नहीं थी, जिसके ऊपर लीपापोती कर दी गई। ब्रिजभूषण शरण सिंह विकास का हिस्सा है, लेकिन उनके द्वारा जिनका यौन शोषण उसने किया वो विकास का हिस्सा नहीं है। मणिपुर विकास का हिस्सा नहीं है, सबका साथ सबका विकास का हिस्सा नहीं है। शोषेबाजी, फालते फालतू की जमीनी काम नहीं। आप मुझे बताइए, कितनी फैक्ट्री आपने बेची, कितनी आपने पीएसयूज बेचे और कितने पीएसयूज नए खड़े किए, कितने आपने शिलान्यास किए एम्स के, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई। एक पीजीआई है जिसके ऊपर सारा बर्डन है उत्तर प्रदेश का, कितने पीजीआई आपने बना दिए। मंदिर अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बनना चाहिए। मैं आपसे बात करती हूँ, उस मंदिर के चढ़ावे से कितनों के घर में चिराग जलेंगे, कितने घर? क्या सारी जिंदगी मंदिर की चौखट के ऊपर से दिए का तेल ले लेके घरों में चूल्हे जलेंगे? क्यों नहीं सोचा जा रहा है गरीबों के लिए? क्यों सिर्फ और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष का फायदा हो? मैं अमीर और गरीब की बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ। अमीर अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीबतर होता चला जा रहा है। कोई तरस नहीं है। किसानों की जो हालत है उस पर कोई तरस नहीं है। महिलाओं की जो हालत है, घर के अंदर महिला सेफ नहीं है, घर के बाहर ये बच्ची जो ज्वेलर की मारी गई है, ये तो अपने घर में सो रही थी, वो सेफ नहीं है। आप किसी तरीके से सुरक्षा देने में भी कामयाब नहीं है। आप किसी तरह से बेहतर शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक देने में, सस्ती अच्छी शिक्षा देने में आप वो नहीं है किसी तरीके से। आप बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज आपने शुरू करी? बात करना, देखिए, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, फलाना ढिमकाना। अरे जमीन पर बताइए ना आप मुझे कि किसानों का बिल्कुल, MSP ये बढ़ाया। बिल्कुल फाइनल कमेंट मैं जफर भाई का लेता हूं, फाइनल कमेंट अकील भाई का लेता हूं। जफर भाई जल्दी से। देखिए, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हमने जो है निजीकरण किया है, तो निजीकरण हमने देश के सपोर्ट के लिए किया है, देश के विकास के लिए किया, ताकि उससे आर्थिक स्रोत हमारे डेवलप हो सके। मैन, लेट मी कंप्लीट। देखिए, दिस इज नॉट द वे टू बीइंग अ पार्ट ऑफ डिबेट। देखिए, हमने निजीकरण वास्तविक तौर पे किया है, तो हमने उस चीजों की आर्थिक सदृढ़ता के लिए किया है, ताकि उससे हमारे देश में हम विकसित मॉडल की ओर बढ़ सके। और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात करती बहन, आज तो गूगल मौजूद है, आपको आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। आज तो माशाल्लाह से आप हाईली एजुकेटेड है। मैं तो हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूँ, यू आर वन ऑफ द हाईली एजुकेटेड पर्सन जो मेरे सामने बैठी है। गूगल का जमाना है मैम, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। ऐसी कौन सी ऐसी चीज है, ऐसी कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी आपसे अनटच्ड हो गई, ऐसे कौन से आपसे एयरपोर्ट अनटच्ड हो गए? मैम, आपके सामने हर चीज, आपके सामने हर चीज गूगल दे रहा है। जब हमारी कमियां आपको गूगल बता रहा है, तो हमारी अच्छाइयां क्या इस वक्त अच्छाइयां बताता है? क्या उस वक्त गूगल कहीं और चला जाता है, या उस वक्त गूगल का मॉनिटर कहीं और से प्रॉक्सी चलता है? मैम, मेरे भाई, अडानी को कितने गूगल बता रहे हैं, कितने एयरपोर्ट बेच दिया आपने? बता रहे हैं हम देखिए, तो ये यहाँ पर हम अडानी और एयरपोर्ट पर बात करने के लिए नहीं, हमें सीए पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। अकील भाई के पास चलो, क्योंकि समय का बहुत ही कम बचा हुआ है। अकील भाई, आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा ये इस जो बयान पे अमित शाह वाले। बस आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, हमें तो आखिर ये देखना रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये
वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। हम बेवकूफ रहेंगे बेवकूफ कब तक, और तुम बनोगे होशियार कब तक। जिस तरीके के सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाजी है, और 2024 के लोकसभा में हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे के अलावा इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, न कोई विकास का मामला है, न कोई किसान का मामला है, न कोई शिक्षा का मामला है, न कोई स्वास्थ्य का मामला है, न कोई कानून व्यवस्था का मामला है। इस तरीके से इनके पास जुमलेबाजी के अलावा बाकी कोई दूर नहीं। और 2024 का लोकसभा का अगर चुनाव ना होता तो ना ये सीएए की आज जरूरत पड़ती, और ना एनआरसी की बात पड़ती, ना सिविल कोड की कानून की जरूरत पड़ती। इसलिए जब जब चुनाव आएगा तब तब कुछ न कुछ नया ला करके देश के अंदर भरम फैलाने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जफर नकवी आपका, सदर जफर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे अकील खान, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव से पहले सीए के पर बयान जारी करते हुए बताया, एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि सीए लागू होने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन फिर वही बात, अभी तक क्या सरकार लोगों तक ये कैसे पहुंचाएगी, किस तरीके से लोगों को कन्विंस करेगी कि आपके हित का कानून है। क्योंकि एक धड़ा अभी भी ये मानने को तैयार है कि सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को ही क्यों, जो श्रीलंका में हो रहा है, या जो लंदन में जो भारतीय रह रहे हैं उनके साथ हो रहा है, या अन्य कहीं जो भारतीय परेशान है, उनके लिए कानून कब आएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में था ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।